आप सभी से मेरा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है गाइस, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ पूरा वीडियो अवश्य देखें। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होने वाला। और जैसा कि थंबनेल में जैसा मैं लिख रहा हूँ कि यदि आप चाहते हो 80% मार्क्स गेन करना 90%, तो ये आपको तभी मिलेगा जब तक आप पूरा वीडियो देखोगे। यदि आप नहीं देख रहे हो, आप स्किप करके वीडियो देख के भागे जा रहे हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल बेकार है। गाइस आप सभी पूरा वीडियो अवश्य देखिए। पूरा वीडियो देखने से आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगी और आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाओगे। जैसा कि हम सभी बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ये 12th वाले जो भी स्टूडेंट्स जो 2021 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी के लिए मैं अभी आपका बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया मॉडल पेपर जिसका डिस्कशन करने वाला हूँ पूरा इस वीडियो में, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कल के वीडियो में डिस्कशन किया था और आगे का आज 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। गाइस जिन्हें भी किसी तरह का डाउट रह जाता है वो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे इस तरह का डाउट है। आप मुझे जो भी डाउट हो आप मुझसे शेयर जरूर करें। चलिए गाइस हम लोग ज़्यादा समय ना गवाते हुए आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा पे। हम सभी देखते हैं बिहार बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस, 50 नंबर क्वेश्चन आई थिंक कर लिया था, आगे हम 51 से देखेंगे। 51 में है द घाट इज लिटर्ड विथ। घाट जो है वह फैला हुआ है किस चीज़ से? घाट आपने पहले तो ये चीज़ मुझे बताएंगे, घाट कॉन्सिलेशन की बात हो रही है सर, ये फायर हिम के एंड दरुबल्ला। तो घाट पे क्या चीज़ फैला हुआ है? तो हाफ बर्न्ट बॉडीज। क्या अधजले अंग पड़े हुए हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पे अधजले अंग ही पड़े हुए हैं। नंबर 52 वेयर डज द लेडी लाई। महिला कहाँ पे लेटी हुई है? एन एपिटैफ का वॉल्टर डेलामेरे द्वारा लिखा गया है। बेड पे लेटी है, होटल में, पार्क में कि ग्रेवयार्ड? ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र में, अर्थात वह एक ऐसा बगीचा जो जहां पे कब्र बने हो उस तरह के यार्ड में। नेक्स्ट नंबर 53 हु रॉट, किसने लिखा है? द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टेट्स। आपको आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे 4 क्वार्टेट्स द वेस्टलैंड, और साथ में एक और आप ध्यान रखेंगे एस वेडनेसडे। और आप और इसके साथ में आपको हिंट दे देता हूँ, ये जो जिन्होंने लिखा है उन्होंने मैकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखा है, अर्थात टी.एस. एलियट बनेंगे। W.H. ऑर्डन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। जॉन किट्स आपके जॉन किट्स और टू ऑटम एंड जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डैश इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ये आपके नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के क्वेश्चन से कि व्हाइट वाटरफॉल जो है वो ब्लेस करते, मतलब मरते वक्त ऐसा कौन सा चीज़ है जो आदमी को संतुष्टि देता है, तृप्ति देता है? तो वो एक ऐसी चीज़ है जो है कि जल। तो यहाँ पे व्हाइट वाटरफॉल, जल का रंग कैसा है? तो व्हाइट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। यह किसको तृप्ति देते हैं? तो विलेजर्स, गांव वाले को, एनिमल्स जानवर, बर्ड्स पक्षी, या ट्रैवलर्स को देते हैं, जो यात्री जो जाते हैं उनको वो तृप्त करते हैं। नंबर 55 डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर। कौन अपनी दादी माँ के साथ रहती है? राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस की यहाँ पे क्वेश्चन है। द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ। अब इस क्वेश्चन में आप मुझे जो जैसा ऑप्शंस दिख रहा है वो बहुत रॉन्ग ऑप्शन है। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से सुनते चलेंगे, आखिर में क्या बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि जो 1798 से स्टार्ट हुआ है और 1837 तक जो एज चला है उसे हम रोमांटिक एज बोला जाता है। एक है रीनएसेंस एज जो 1485 से स्टार्ट होकर 1660 तक चला है, उसको रीनएसेंस या रिफॉर्मेशन एज कहते हैं। रिफॉर्मेशन, ध्यान से सुनेंगे, रिफॉर्मेशन कहते हैं। 1760 से लेकर के 1790 तक जो एज चला उसे ट्रांजिशन कहते हैं। और जो यहाँ पे 17th सेंचुरी की बात हो रही तो 17th सेंचुरी कब से कहाँ से होगी? 1601 से लेकर के 1699 तक। तो ऐसा इसमें तो कोई नहीं आ रहा है जो 1601 से स्टार्ट हो और 1699 तक आए। ये देख रहे हो 1485। वैसे यहाँ पे जो 1660 में एंड हो रही है तो रिफॉर्मेशन या रीनएसेंस एज जो है हमारा राइट आंसर बनेगा। वैसे इसमें जो है आपका कोई भी ऑप्शन रिफॉर्मेशन या रीनएसेंस कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए गए, इसीलिए मैं इस क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 हु रॉट, किसने लिखा है? द वर्ड्स लाइन टू एड इज ह्यूमन, कि गलती करना मानवीय है, और टू फॉरगिव डिवाइन, क्षमा करना देवीय गुण है। तो ये लिखे गए हैं, ये जो लाइनें कही गई है वो हमारे अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा कही गई है। हु रॉट गीतांजलि, जिन्होंने गीतांजलि लिखा है उन्होंने एक बुक और लिखा है। मैं एडिशनल आपको चीज़ें कुछ फ्री में भी बता देता हूँ। उन्होंने चित्रा लिखा है, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर, जो सबसे प्रथम व्यक्ति इंडिया से जिन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था। नंबर 59 द इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्टेड इन। इंडियन इंग्लिश पोइट्री जो है, भारतीय जो ये कविता जो लिखने की जो है वह कौन सी शताब्दी में शुरू होती है? तो 19th सेंचुरी में शुरू होती है। गाइज आप मुझे कमेंट करके बताएं हम लोग कौन से सेंचुरी में भी चल रहे हैं। नंबर 60 डैश स्कॉलर्स वर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स। कौन से स्कॉलर्स को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है? तो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये जो
यूनिवर्सिटी है जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है। ऑक्सफोर्ड कहाँ पे स्थित है, तो सर ब्रिटिश हो जाएंगे। किरण डील्स, अब यहाँ से आपका कुछ ग्रामर के क्वेश्चन से देखेंगे। किरण डील्स डैश शुगर, किरण जो है व्यापार करता है, किस चीज़ की व्यापारी करता है, तो चीनी की। तो जब भी डील्स वर्ड आप देखिए तो आप उसके साथ इन लगाओ, विथ भी लगता है बट आप डील्स वर्ड के साथ इन लगाने की कोशिश करेंगे। विथ के बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। द ट्रेन वेंट बाय इट डिड नॉट स्टॉप, ट्रेन जो है चली गई, यह रुकी नहीं। इसका आपको सही कॉम्बिनेशन चूज करना है। सही कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए आप ध्यान से समझेंगे। जब भी कॉम्बिनेशन का कोई सेंटेंस आए आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते चलो। द ट्रेन वेंट बाय वाइल स्टॉपिंग, ट्रेन चली गई रुकते जब रुकी थी, ऐसा क्या मतलब है, कुछ तो वाइल मतलब होता है जब। द ट्रेन वेंट बाय विथआउट स्टॉपिंग, देखो यहाँ पे डिड नॉट लिखा हुआ है, नहीं रुकी। यहाँ पे क्या है, द ट्रेन वेंट बाय, ट्रेन चली गई, विथआउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। स्टॉपिंग, द ट्रेन स्टॉपिंग, द ट्रेन स्टॉपिंग तो नहीं होगा। स्टॉपिंग भाव की आईएनजी फॉर्म, विथआउट कोई भी हमारा मॉडल एक्सुलरी के नहीं आ सकता है। नंबर 63, ही डैश अराइव टुमारो, वह कल आएगा। तो कल आएगा, बात कब की हो रही, फ्यूचर की हो रही है। तो ही हमारा कैसा यहाँ पे मॉडल एक्सुलरी लेगा, विल लेगा। ही विल अराइव टुमारो। वैसे ध्यान रखेंगे जब फ्यूचर की बात हो और जब फ्यूचर में जब आगे कोई टाइम जो है परफेक्ट कर दिया जाए तो हम उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बना सकते हैं। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो 50 क्वेश्चंस का आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे मैंने लिंक लगा रखा है, आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप उस वीडियो को जरूर देखें। 50 क्वेश्चन जो आपके पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड की तरह दी गई है वही क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ आप सभी की इस वीडियो सीरीज में। नेक्स्ट नंबर 64, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, इसका आपको क्या चूज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। मैंने उससे कहा कठिन मेहनत करो, तो आई एडवाइज्ड हिम, बिल्कुल सही है। और जब भी इस तरह का सेंटेंस जो आपको इंपैरेटिव होता है जिसमें किसी को ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का यूज़ करते हैं। बिल्कुल हमारा ये राइट होगा ऑप्शन। वर्क हार्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आप लोग भी समझ रहे होगे आई सेड टू हिम पहले तो स्टार्ट होना चाहिए। तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे, आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नंबर 65, ही इज़ कैपेबल डैश डूइंग हिज वर्क, वह कैपेबल है, योग्य है किस चीज़ के लिए, तो कामों को करने के लिए। तो कैपेबल ऑफ लगता है, पढ़ के भी सही लगा सकते हो, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग हिज वर्क, वह अपने कामों को करने के लिए योग्य है। ही डैश अ पोएम नाउ, ध्यान रखेंगे जिस भी सेंटेंस में आपको नाउ, एट प्रेजेंट या एट दिस मोमेंट लगा, ये तीन वर्ड दिख जाए, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट या दीज डेज भी आपको मिलेगा, तो वह सेंटेंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉलो करता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब भाव की आईएनजी फॉर्म, भाव की आईएनजी मतलब विथआउट हेल्पिंग भाव का नहीं आएगा, इसीलिए इज रीडिंग हमारा राइट आंसर बनेगा। सही सेंटेंस को चूज करना है। वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, हम सबको अपना काम अवश्य शुरू कर देना चाहिए। रिज्यूमिंग आवर वर्क मस्ट बी, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है, पढ़ के देखो बिल्कुल गलत पता चल रहा है। वर्क शुड बी रिज्यूमिंग, कामों को रिज्यूम कर देना चाहिए, नहीं जी। बी के बाद भाव की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, शुड बी रिज्यूम आवर वर्क, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं दिया हुआ जिस वजह से रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए से होगा, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, रिज्यूम आवर वर्क, हम सबको अपना वर्क को जरूर रिज्यूम करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 68, ही स्टॉप्ड, अब देखो ही स्टॉप्ड लिखा हुआ है, स्टॉप्ड ही सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप्ड भाव की सेकेंड फॉर्म होगी अर्थात भाव आ गई है। आगे ऑप्शन में वर्क भी जो है एक भाव है। जब एक सेंटेंस में डबल भाव आना चाहता है तो हमारा दूसरा भाव जो होगा इन्फिनिटिव फॉर्म में अर्थात 2+V1, यदि 2+V1 नहीं लगाते तो भाव की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वैसे यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 2+V1 नहीं है तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ही स्टॉप्ड वर्किंग, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। यदि गाइस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस दिल से एक बार लाइक ठोको। लाइक ठोकने में आपका कुछ जाता तो नहीं ना है, अब तो कुछ पे तो नहीं करो लाइक करने के बदला, गाइस एक बार जरूर लाइक करो दिल से। नंबर 69, ही वॉज स्ट्रक विथ डैश एरो, वह क्या हो गया, फंस गया, किस चीज़ से फंस गया, एक तीर से फंस गया। एक तीर से क्या कोई खास तीर से फंसा, ऐसा नहीं है, तीर तो तीर होता है, एरो तो एरो होता है, कोई एक तीर से फंस गया। यहाँ पे जो है एरो को हम अगर हिंदी लिखना चाहे तो ऐसे ही लिखेंगे, एरो करके एक हमारा वॉवेल वर्ड है, इसीलिए हम यहाँ पे एन वर्ड प्रीपोजिशन सॉरी एन आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपको चूज़ करना है, यहाँ पे आप सही स्पेलिंग जो है यहाँ से चूज़ करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हाँ यहाँ पे आपका क्या है, बैगेज, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, आपका यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। बैगेज का मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और बैगेज का मतलब होता है वैसे सामान, जब भी हम सामान वगैरह जो यूज़ करते हैं, जो सामान हम लेके जो चलते हैं उसी को हम यहाँ पे बैगेज वर्ड बताया गया है। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 71,
आई डिड नॉट किल द डॉग, इसका क्या चूज करना है, पैसिव वॉइस चूज करना है। तो मैंने किसको नहीं मारा, द डॉग को नहीं मारा, अर्थात द डॉग तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, सभी सेंटेंस में है। डिड लग गया, डिड मतलब सिंपल पास्ट की ओर चल रहा है, इज नहीं लगेगा, रॉन्ग करेंगे। वाज होगा, वॉज होगा, वॉज होगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर तो ए रॉन्ग हो गया। द डॉग वाज नॉट, और आप जानते हो कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रॉन्ग करेंगे, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रॉन्ग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी। नंबर 72, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज, जो चिड़ियों को रखने के लिए जो एक इनक्लोजर, इनक्लोजर का मतलब होता है इस तरह की जो जाली होती है ना, जिसे आप कुछ बुलाते हो, पिंजरा बुलाते हो ना, उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं एवियरी। क्या कहेंगे हम लोग, एवियरी। सर एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खियों का जो छाता होता है, उसे हम एपियरी कहते हैं। जू का मतलब चिड़ियाघर जहाँ पे सभी जानवर रहते हैं, एक्वेरियम मतलब जहाँ पे मछलियाँ रहती है। काइंड का सिनोनिम्स, काइंड का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, काइंड का। सॉफ्ट का मतलब होता है जो बहुत सॉफ्ट हो, नरमी हो। प्रीटी सुंदर होता है। क्रूअल मतलब होता है क्रूर, ये तो काइंड का ऑपोजिट हो गया। ह्यूमनी का मतलब भी होता है आपका दयावान ही, ह्यूमनी वर्ड का, ह्यूमनी का भी वर्ड मतलब होता है आपका दयावान ही, इसीलिए काइंड का सिनोनिम्स आपका ह्यूमनी हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन ध्यान देंगे, ह्यूमने, ह्यूमने, ठीक है ना गाइज। नेक्स्ट 74, ए हाउस हैज़ बीन बॉट बाय हिम, इसका आपको एक्टिव वॉइस चूज करना है। अ हाउस हैज़ बीन बॉट बाय हिम, हिम मतलब ही से सेंटेंस से स्टार्ट होगा, हैज लिखा हुआ परफेक्ट टेंस में चलेगा। इज है रॉन्ग करेंगे, मे है रॉन्ग करेंगे, हैड है रॉन्ग करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी की ओर हम जंप करेंगे। देख लेंगे वैसे, ही हैज़ बॉट अ हाउस, बिल्कुल सही बन रहा है ना। अभी जब इसका पैसिव बनाओगे तो अ हाउस हैज, और जब भी पैसिव बनाते हो तो हैज का बीन वर्ब का यूज करते कि नहीं करते, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई, बॉट बाय हिम। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो उधार लेना का उल्टा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, नहीं तो कॉस्टली। इंटरेस्ट वही वाला जो आप इंटरेस्ट पे जो आपने पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कॉस्टली महंगा, लॉस घाटा, और लैंड का मतलब होता है उधार देना। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और लैंड का मतलब होता है उधार देना। इट मीन्स इसका ऑपोजिट क्या होगा, लैंड हो जाएगा। एंटोनिम्स का मतलब ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। मनोज इज प्राउड डैश इज वेल्थ, मनोज को घमंड है, गर्व है, किस चीज़ पे, अपनी अपनी वेल्थ पे, अपनी धन पे, तो धन पे गर्व है उसे, जिस वजह से हम यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, ध्यान रखेंगे जिस भी सेंटेंस में आपको 4 या सिंस दिख जाए, यहाँ पे नजर आ रहा है ना 4, उस सेंटेंस को आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। ही सिंगुलर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए आप ही के साथ क्या लगाने वाले हो, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चूज द ऑड वन आउट, जो आपको इसमें से सबसे अलग है, विषम है, उसे चूज करो। ग्राम का मतलब चना, वीट का मतलब गेहूं, राइस का मतलब चावल, मिल्क का मतलब दूध। ये सब एक क्या है, ये सब एक हार्ड मटेरियल है, मटेरियल नाउन सभी हैं, बट ये सब क्या है, सब एक, सबको हम एक तरह से ये क्या बोलता हूँ, इस सब जो है ग्रेन्स हैं, अनाज में आते हैं, लेकिन मिल्क जो है ये अनाज में नहीं आता, ये लिक्विड फॉर्मेट में है, इसीलिए हमारा ऑड हो जाएगा। समटाइम्स इट डैश हैविली, कभी कभी क्या होती है, जोरों की क्या होती है, वर्षा होती है। इट रेन्स हैविली, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए से होगा। सर इट रेन क्यों नहीं होगा, इट क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट के साथ सिंगुलर भाव, हम रेन्स लगाएंगे। रेन आपका प्लूरल होता है। रेनिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेनिंग की भाव की आईएनजी फॉर्म विथआउट एक्सुलरी का नहीं आएगा, विथआउट बी भाव का, इट मींस एग्जाम आर वॉज वर्ग के बिना ये नहीं आ सकता, इसीलिए रॉन्ग होगा। हैज के साथ भाव की थर्ड फॉर्म होती है, इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गाइज मैं आपको हर एक क्वेश्चंस के साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि आखिर वो रॉन्ग क्यों हो रहा है। यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो गाइस प्लीज़ दिल से एक बार लाइक जरूर ठोकना। नंबर आपका 80, मम्स इज अ डेंजरस। मम्स क्या होता है, ध्यान रखेंगे बीमारियों के नाम के पहले वैसे हम कभी भी कोई आर्टिकल दौर नहीं लगाते, लेकिन कुछ बीमारी जैसे कि मम्स हो गए, मिसल्स हो गए, मिसल्स होता है ना जो रुबेला खसरा का आपने नाम सुना होगा, जैसे कि गॉट्स हो गई जो वो गले में जो होती है, जो आयोडीन की कमी से होती है वो वाली बीमारी। तो इन सभी की बीमारी के पहले आपको दौर लगता है, इसके भी पहले दौर लगता है। मम्स का मतलब होता है गाल सुआ। आप लोग को भी बचपन में कभी याद होगा, आपने किसी को देखा होगा जिनके गाल पे वो डॉट डॉट वाली जो पट्टियाँ बांध देते हैं ना, उनकी बारे में। तो मम्स इज अ डेंजरस, मम्स क्या है, मम्स एक क्या डेंजरस, एक डिजीज है, एक बीमारी है। तो देख के समझ में आ गया होगा आप सभी को, आप सभी बहुत होशियार हो, मुझे तो पता है। गाइज आप सभी को कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ गाइज आप मेरे पर्सनल नंबर मैंने आपको दिया जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जरूर मुझसे मैसेज करें, आपको जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। ही लिव्स इन अ डैश हाउस, वह रहता है कैसे घर में, तो एक छोटे घर में रहता है। सोल का मतलब आत्मा, क्वालिटी मतलब कोई किसी का गुण, ह्यूमन हाउस आदमी के घर में नहीं, कोई भी वो आदमी के घर में रहेगा। नंबर 82, सी इंसिस्ट, वह
जोर देती है डैश लिविंग इमीडिएटली, तुरंत रवाना होने के लिए। तो इंसिस्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लगाते, सी इंसिस्ट ऑन लिविंग इमीडिएटली। यू हैव टू डैश इट, तुम्हें इसे क्या करना होगा, स्वीकार करना होगा। एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, और अल्टर समझ रहे होगे परिवर्तित, अफेक्ट प्रभावित करना, यू हैव टू अफेक्ट इट, तुम्हें इसे प्रभावित करना होगा, नहीं यू हैव टू एक्सेप्ट इट, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। डू नॉट वॉक, मत टहलो, किसकी तरह मत टहलो, ब्रेड एंड बटर, बाय एंड बाय, हाइदर एंड दायर, हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड का मतलब होता है हाथों हाथ, मत टहलो, कैसे हाथों हाथ मत टहलो, ऐसा कुछ नहीं बातें हैं यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है, हाइदर एंड दायदर, हाइदर एंड दायदर का मतलब होता है इधर उधर मत टहलो। सर ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, जीविकोपार्जन, ऐसी चीज़ें जो हम अपने जो दैनिक जीवन जीने के लिए जो हम अर्न करते हैं उसे हम ब्रेड एंड बटर कहते हैं। और बाय एंड बाय का मतलब जो होता है वो आपका होता है तुरंत, तो ध्यान रखेंगे, सभी का मतलब ध्यान रखेंगे। बाय एंड बाय तुरंत, ब्रेड एंड बटर जीविकोपार्जन, और हाइदर एंड दायदर का मतलब होता है इधर उधर, हैंड टू हैंड हाथों हाथ। नंबर 88, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, कुछ एक निश्चित डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, शांति के लिए, हमारे भौतिक शांति के लिए, शारीरिक शांति के लिए, एंड कंफर्ट, और हमारे जो कंफर्ट जोन में हम सब जो रहते हैं गाइज, आप सभी भी अगर चाहते हो सफलता प्राप्त करना तो आप सभी को कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आप जो यूं जो आराम से रजाई के अंदर जो पड़े पड़े जो अभी जो वीडियो देख रहे हो, इस तरह से निकलो, थोड़ी सी मेहनत करो, अपनी नोटबुक लो और आप देखो कितनी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप उसे लिखने की कोशिश करो। जब तक आप लिखोगे नहीं वो चीज़ आपको रहेगी नहीं याद, इसीलिए क्वेश्चंस लिखो, ऑब्जेक्टिव्स लगाओ, जितनी ज़्यादा आप हेल्प आपको अभी इस मेरे वीडियो से मिल रही है, आप हेल्प आपको मैं हमेशा करूंगा। और आप जितनी वीडियो आते जा रही है आप देखते जाओ गाइज, मेरा दावा है आपको 90 बिल्कुल मैं 90 दिलवा के छोड़ूंगा, आप पूरी वीडियो अभी से ही देखते चले जाओ। तो देखेंगे ये लाइन कहाँ से ली गई है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन से टिक करूँगा, वैसे मुझे लाइन सचमुच में नहीं पता कहाँ का है। वैसे देखो अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ में तो एक बिल्कुल नाटकीय बात होती है, भारत इज माई होम, जहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपने देश संबंधित कुछ बातें करते हैं। तो यहाँ पे द आर्टिस्ट सीगा नोया भी इस तरह की कुछ बातें नहीं करती है। वैसे आपका यहाँ पे राइट आंसर मुझे जो लग रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होगा, जिसमें ये बात की जा रही है कि यदि हम सब लोग आराम से रहना चाहते हैं, हम लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ जो है हम सभी को त्याग करना जरूर पड़ेगा। वैसे यहाँ पे उस लाइन का मतलब ये नहीं है, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, कुछ ना कुछ मनुष्य को जो है भौतिक सुख भी जरूर चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। भौतिक सुख वगैरह जो भी हो ये सब भारत, ये आपका लेसन नंबर 1 में बात होती है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज डैश, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई एक क्या चीज़ है। तो ये देखो मैं आपको चीज़ें कुछ बातें बता देता हूँ। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई जो लिखा गया उनका नाम है पर्ल एसबर्ग। पर्ल एसबर्ग जो जन्म से जो है वो अमेरिकन बनती है, और ये इनका जो पालन पोषण होता है वह चाइना में पालन पोषण होता है। इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इनका जो ये इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई जो लिया गया है वह कौन से एग्जैक्ट से, ये एक्सट्रैक्ट से लिया गया, तो वो लिया गया है माई सेवरल वर्ल्ड से, माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। तो ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी? नहीं सर, शॉर्ट स्टोरी तो बिल्कुल हो सकता है। नॉवेल एक्सट्रैक्ट, नॉवेल से एक छाटा गया तो कोई छंद है? बिल्कुल नहीं। एन एसे का निबंध है, या अ पॉलिटिकल स्टोरी, या एक आपका एक एसे है, एक निबंध है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, द नीग्रो स्टिल्स फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल, नीग्रो जो जनजाति हैं, जो काले वर्ण के लोग हैं, वह अपने आप को अभी भी कष्ट में पाते। कहाँ पे? इन अदर पीपल्स लैंड, दूसरों के ज़मीन पे। इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन हिज ऑन लैंड, वो अपने ज़मीन पे ही। अरे दूसरों के ज़मीन पे नीग्रो ही क्या, हर एक लोग जो है वह बिल्कुल उनको अलग लगता है। जैसे आप सपोज डेट आप अपने नानी घर तो जाते होगे, ननिहाल जाते होगे, क्या आप जैसा आप कंफर्ट फील करते हो अपने घर पे, क्या वैसा महसूस कर पाते हो? कभी नहीं कर पाओगे। आप गए 2 दिन के लिए तो आप उतना अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कहीं पे 1 महीना रहना स्टार्ट कर दिए हो तो आपको बिल्कुल अजीब जैसा लगेगा, आपको थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील जरूर होगा। तो यहाँ पे तो दूसरे की ज़मीन पे तो सब लोग ऐसे अनकम्फर्ट फील करते, इसीलिए नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा इन हिज ऑन लैंड। नीग्रो को तो अपने ज़मीन पर भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं हो रही थी, वो अपने आप को लग रहा था वह विषम परिस्थिति में जूझ रहे हैं। नंबर 88, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ट इज, हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड दोज, उन सभी के प्रति, आउटसाइड आवर हर्ट इज, जो हमारे बाहर है, वह कैसे होना चाहिए? वह फ्रेंडली या हॉस्टाइल? हॉस्टाइल का मतलब ये आपका जो लेसन है आपका, ये क्या, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, जहाँ पे पर्ल एसबर्ग जहाँ पे जाती है तो उन्हें गांव के लोग जो हैं उन्हें भोज, वो क्या बोलता हूँ, जो भोज की तरह जो है वो केले के पत्ते पे उन्हें खिलाया जाता है, जिस वजह से जो है इन्हें ये लाइन बोला गया, हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दोस्त, उन सभी व्यक्तियों के प्रति, आउटसाइड आवर हर्ट, जो हमारे घर की झोपड़ियों के बाहर रहते हैं, वह कैसे होना चाहिए? तो फ्रेंडली होना चाहिए, हमारा एक दूसरे के प्रति हॉस्टाइल वर्ड ना लगाए, फेवरेबल, वार्म, इस तरह की कोई भी वर्ड्स हमारे लेसन में प्रयोग नहीं की गई है। 89, इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट्स सिविलाइज्ड
हैज़ रिमेंड, इंडिया की जो सुंदरता है, किसकी जो सिविलाइजेशन है, हैज़ रिमेंड, वह क्या है, इमूवेबल, वो अभी तक अपरिवर्तनशील है, वह बदलती नहीं है। नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका लेखक के कौन रहते हैं, तो मैटरनल अंकल रहते हैं, वह मामा जी रहते हैं। यहीं पे रहता नानू काका वाज द नरेटर्स मदर डैश, नरेटर की मदर की कौन रहते हैं, तो वह भाई रहते हैं। हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, कौन ऐसी लाइन कहते हैं कि जो हमारे सभी जो मनुष्य में जो खून के जो कण हैं वह एक समान ही होते हैं। तो ये लाइन जो है हमारे और कोई नहीं, इसका ऑप्शन रूपर्ट ब्रूक, यार एक मिनट मैं गलती कर रहा हूँ, हाँ जी, इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, D.H. लॉरेंस, ए स्नेक, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, जॉन डॉन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन, और टू ऑटम, जॉन केट्स, एन एपिटैफ, वॉल्टर डेलामेरे, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, T.S. एलियट, फायर हिम, K.K. अंदरुवल्ला, स्नेक, D.H. लॉरेंस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। आई होप गाइस आप सभी को ये पूरे क्वेश्चंस याद होंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको प्रोज का करवा दिया, आज के वीडियो में पोइट्री का पूरा आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 92, कीट इज़ अ डैश पोएट, कीट कैसे कवि हैं, तो यहाँ पे जॉन कीट्स की बात हो रही है। जॉन कीट्स कैसे पोएट हैं, जॉन कीट्स और टू ऑटम जो कि एक रोमांटिक पोएट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाफिजिकल कौन बनते हैं, जॉन डॉन बनते हैं। यहाँ पे पीपल्स पोएट कौन बनेंगे, वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट। 93, दैट्स इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड, एक इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर पे लिखी गई लेख कौन है जो किसी की याद में लिखी जाती है, तो ये उसको हम एपिटाफ कहते हैं, समाधि लेख कहते हैं। द सोल्जर बिलोंग टू, सोल्जर कौन से देश से बिलोंग करते हैं, अरे इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इन द लेशन सोल्जर, सॉरी द रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब्स, या रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब्स अबाउट डैश, रूपर्ट ब्रूक किसका वर्णन करते हैं, तो इंग्लैंड का वर्णन करते हैं। फायर हिम किसने लिखा है, तो फायर हिम K.K. अंदरुवल्ला साहब लिखे हैं ना, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल राइट बनता है। पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, जोरस्टियन धर्म से बिलोंग करते हैं। टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील की दूरी होने की वजह से इन्हें अपने बेटे को, नए पहले जन्मे हुए बेटे को अग्नि में सुपुर्द करना पड़ता है। कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस, T.S. एलियट, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, रूपर्ट ब्रूक, द सोल्जर। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज फ्रॉम, वह अपना सर उठाता है बार बार पानी पीने के बाद, जैसे कि चौपाया जानवर उठाते हैं। कहाँ से लाइन ली गई, स्नेक से ली गई। फायर हिम K.K. अंदरुवल्ला और टू ऑटम, जॉन केट्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट भी बोला जाता है। इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 इज कॉल्ड, 1500 शताब्दी से जो इंग्लिश चलती आ रही है उसे कौन सा इंग्लिश कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। अब मैं आपको ध्यान दिला दूँ, ओल्ड इंग्लिश जो कहते हैं वो AD 449 से लेकर के AD 1066 तक जो चलती है उसे हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश जो आपकी जो चलती है ये आई थिंक से मिडिल इंग्लिश, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा वैसे, जो 1150 या 1140, आई थिंक 1150 है गाइस, आप लोग चेक कर लेंगे, वैसे 1150 होना चाहिए। 1150 से लेकर के 1500 तक जो भी चलता है उसे मॉडर्न मिडिल इंग्लिश कहते हैं, और 1500 से टिल नाउ जो चली इंग्लिश उसे हम मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, जो ग्रेट वॉवेल जो है वह कौन से, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, कौन से समय के दौरान जो है ये ग्रेट वॉवेल्स जो है शिफ्ट लेती है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, मिडिल इंग्लिश। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो शायद मैंने पिछली क्वेश्चन कई वीडियो में कहीं पे गलती बताया था। जो क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश इज नॉन एज, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ध्यान रखेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश इज नॉन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस आप एक बार लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस दिल से यार लाइक ठोको। यदि इससे पहले आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जा करके इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा रखा है, आप वहाँ पे जाके जरूर देखें। लोटस किनके द्वारा लिखी गई है, लोटस जो लिखी गई है उनका नाम है तोरू दत्त। लोटस किनके द्वारा लिखी गई है, तोरू दत्त के द्वारा। नेक्स्ट नंबर 100, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, नई प्रकार की जो अंग्रेजी है उसे क्या कहा गया है, तो नई प्रकार की जो अंग्रेजी है उसे कहा गया है न्यू इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश। गाइज आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन एंड होता है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपके कुछ अगले इसके क्वेश्चंस को, मैं जिसका डिस्कशन अगले वीडियो में आप सभी के साथ करने वाला हूँ। चलिए इसी से के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।